हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रखा था। उसमें अपने पास आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी में अपन ने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने 11th में कर ली थी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो एग्जांपल हाइड्रोजन को लेके था वो हमने 11th में कर लिया था। लिगेंड फील्ड थ्योरी अपने पास बीएससी में आती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो है वो, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम वीबीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अराइजेस व्हेन ए फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल कंटेनिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स overlap a vacant hybrid orbitals on the metal ion to give a coordinated bond। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसने क्या बोला है कि जो मेटल होती है ना, उसके वैकेंट जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जो लिगेंड होता है, लिगेंड क्या होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, वो अपने लोन पेयर को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर भी करता है और शेयर भी करता है, यानी कि डोनेट भी करता है और शेयर भी करता है। तो डोनेट और शेयर करने से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के अंदर 50% आयनिक बॉन्ड बनता है, 50% कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड क्या होता है? शेयर, डोनेटिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो डोनेटिंग करने से तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग करने से कौन सा बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के अंदर 50% बनता है आयनिक बॉन्ड, 50% बनता है अपने पास कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये अपने लोन पेयर को, इस मेटल को ट्रांसफर कर देते हैं, मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको ट्रांसफर कर देंगे और उसके साथ बॉन्ड भी बना लेंगे। बॉन्ड बनने से, यानी कि ओवरलैपिंग होने से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसने बोला वैकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, लिगेंड ऑक्यूपाइड लिगेंड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अपने पास आते हैं अजम्पशन। अजम्पशंस को करने के लिए अपने पास सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया है, द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ एम्पटी ऑर्बिटल। जो मेटल होती है उसके पास बहुत सारे एम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अगर मान लिया मैं आपको ये एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, जैसे मैंने कोबाल्ट NH3 का 6 टाइम्स और 3 पॉजिटिव, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स इस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मेटल का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो इसके अंदर कितने वैकेंट प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल? इसके अंदर 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो ये थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? किसी भी मेटल के अंदर उतने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जितना उस कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट होता है मेटल का। ठीक है, सेकेंड अपने पास आता है the empty orbitals of the metal ion hybridize to give an equal number of hybrid orbitals of equivalent energy। यानी कि जो ऑर्बिटल मेटल के जो खाली हैं, मेटल आयन के जो खाली हैं, वो मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी, गिव एन इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डोनेट करते हैं, यानी कि उतने रखते हैं जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी हो। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें इस पॉइंट को ना उस एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अपने पास p ऑर्बिटल के 3 होते हैं, जैसे px होता है, py होता है, pz होता है। तो आपको ये चीज़ पता होगी, आप 12th क्लास में हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, पता होगी कि p ऑर्बिटल का जो pz एक्सिस पे बनता है ऑर्बिटल, यानी कि pz वाला, उसकी एनर्जी इक्वल होती है s ऑर्बिटल के जितनी। तो जब भी कभी p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो हमेशा pz को यूज करके ही बनता है। pz का ऑर्बिटल जब s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है। वो सिग्मा बॉन्ड कभी भी px py के साथ ओवरलैपिंग करके नहीं बना था। ठीक है, क्योंकि उनकी इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। तो अब अगर लिगेंड कर रहे हैं ओवरलैपिंग, तो ऑर्बिटल्स, मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ उन्हीं ऑर्बिटल के साथ करेंगे जिनकी एनर्जी उनके साथ मैच करती है। नेक्स्ट है, द मेटल एटम और आयन कैन यूज n-1d। इतने मेटल आयन्स है वो इसको यूज करते हैं, जैसे 3d हो गया,
4th पीरियड के अंदर आता है, लेकिन हम सीरीज को बोलते हैं 3D, क्योंकि अपने पास n की वैल्यू जब मैं 4 रखूंगी तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3D। 4s 4p 4d ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। 4 - 1 4D सीरीज के ट्रांजिशंस मेटल हम इसके अंदर लेते हैं, 5 की लेंगे, 6 की लेंगे। 5 की लेंगे तो ये बन जाएगा 4D सीरीज, 4 की लेंगे तो ये बन जाएगा 3D सीरीज, ठीक है। n की वैल्यू या तो 4 लो या फिर आप 5 लो। तो हाइब्रिडाइजेशन टू एलडीए हमें क्या देते हैं, या तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देंगे, या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देंगे, या फिर स्क्वायर प्लेनर देते हैं, ठीक है। फिर अपने पास आता है these hybridized orbitals then overlap with ligand orbitals which can donate an electron pair for bonding। ये क्या करते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर देके, और जो लिगेंड्स होते हैं अपने लोन पेयर्स का यूज करके मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको भरने के बाद मेरे पास डी ऑर्बिटल के अंदर डबल में नहीं हो रहा, सिंगल सिंगल में भरा जा रहा। अगर सिंगल सिंगल है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे डबल डबल में बॉन्डेड है तो डायमैग्नेटिक होगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे कि अमोनिया साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा लो स्पिन का फॉर्मेशन करते हैं, और हाई जो अपने पास वीक लिगेंड होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है ये लो स्पिन और हाई स्पिन होती क्या है, इसको ना मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो पहले हम स्टेप देख लेते हैं, हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन शुड बी आइडेंटिफाइड। हमें जब कोई भी हम एग्जांपल लेंगे तो हमें उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन को ढूंढना है, यानी कि मेटल को ढूंढना है। फिर उसके अंदर हम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर हम मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करके कि भाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की +2 आई है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, -2 आई है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस तरीके से ऑक्सीडेशन के हिसाब से दोबारा से फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, कितने उसके अंदर ऑर्बिटल खाली है और कहाँ कहाँ पे हमें लिगेंड्स को भरना है। तो अपने पास इस तरह से आएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है, वो टेट्राहेड्रल भी बना सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 में तो हमेशा ही बेटा 6 के अंदर तो हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2, ठीक है। अगर आउटर ऑर्बिटल्स यूज कर रखे हैं तो sp3d2। अगर हमें इनर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये बनाता है d2sp3, ठीक है। d2sp3 के अंदर वो 3d यूज करेगा, ठीक है। 4s यूज करेगा, 4p यूज करेगा। sp3d2 के अंदर वो 4s यूज करेगा, 4p यूज करेगा और वो 4d यूज करेगा, ठीक है। फिर जो देखे, फिर हमने क्या करना है कि मतलब इन कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग हमें वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उनको अप्रोप्रिएट करना है। फिर उसके बाद हमें नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करने हैं, और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ये ज्योमेट्री आ जाएगी। अगर sp3d2 है, बाहर की तरफ d2 है तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर अंदर की तरफ है तो इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, और 5 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर बाई प्लेनर बनाएगा, और ये अगर उसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक बात आती है, नोट आता है, इंपॉर्टेंट नोट। क्या है वो इंपॉर्टेंट नोट, इट इज नेसेसरी पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। ये जरूरी है कि हम ज्योमेट्री को देखें, यानी कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को देख के हमें मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताती है, क्योंकि वर्नर की जो ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी, वही तो फिर वीबीटी ने उसको क्लियर किया था। तो अपने पास 3D सीरीज आती है, शक्ति वक्रमन फैको निकुंज। इसको याद करने का दूसरा तरीका, सुनो टीवी को, ठीक है। स्कैंडियम से सुनो, टाइटेनियम को हम क्या बोलेंगे टी, वेनेडियम को वी, क्रोमियम को पहले को ही लिखो इसको। सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी, सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी, और जो पहले वाला को है उसको क्रो बना दो, ठीक है।
फिर इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबके अंदर 3D से स्टार्ट होती है, 3D सीरीज से 3D से स्टार्ट होगी, तो 3D1, 3D2, 3D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और 4s2 कॉमन है, ये इसको याद करने का तरीका है। उसके बाद अपने पास आता है एग्जाम्पल। अब जो स्टेप मैंने आपको बताए थे कि हम उसको कैसे भरते, उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल है क्रोमियम NH3 का होल 6 और ब्रैकेट में 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो स्टेप था कि हमने कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले स्टेप किया था कि आइडेंटिफाई द मेटल। तो मेरे पास मैंने मेटल को आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल क्या है, क्रोमियम, मैंने लिख दी। फिर उसके अंदर क्या था कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। तो अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, तो जिसकी हमने निकालते उसको हम x मान लेते हैं। क्रोमियम की मैंने x मान ली, अमोनिया की 0, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज इक्वल टू जो होल चार्ज होता है उसको हम बराबर में रखते हैं, तो कितनी होगी, +3। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो क्रोमियम की जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे हम थर्ड स्टेप के अंदर। तो मैंने लिख दी, इसकी क्या होती है 3D4 4s2, ठीक है। आप हाथ के ऊपर भी कर सकते हो कि देखो, सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी, पहले वाले को क्रो बना दो। तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है ना, तो चौथे नंबर पे आने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, 3D4 4s2, 4s2 तो कॉमन है, तो ये मैंने लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन कितनी है इसकी, +3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 2 तो जाएंगे S से और 1 जाएगा D से, 3 चले गए। अपने पास जर्नल इसकी बाद में कितनी बची ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3, 4 5 6 6 थे, 3 निकाल दिए तो 6 बचेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसके ऑर्बिटल भर दिए। 3D था, 4s था, 3D4 4s2, 3D के अंदर 4, 1 2 3 4, 4s2 के अंदर डबल। अब मैं आपको बता रही थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग 3D3 है, तो 3D के अंदर सिर्फ 3 बचे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, और P में हमारे पास वैकेंट है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि हाई स्पिन और लो स्पिन का क्या फंडा है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो लो स्पिन बनाएगा, अगर लिगेंड वीक है तो वो हाई स्पिन बनाएगा। लो स्पिन बनाने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से ही डबलिंग में भर दो, ठीक है। यानी कि जो अपने पास कंपाउंड होता है वो हुंड्स रूल को क्या कर देता है, फॉलो नहीं करता। हुंड्स रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटर के अंदर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब सारे भरे गए उसके बाद हम डबलिंग करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करता। ये क्या करेगा, अगर लो स्पिन है यानी कि हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो लो स्पिन बनाएगा। लो स्पिन का मतलब शुरू से ही डबलिंग में भर दो। तो इसके पास कितने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग कितने बने, 3D3, तो 3 है। अब लिगेंड को देख के पहले तो हमने देखो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के भरा, फिर हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के भरा। अब हम लिगेंड को प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के भरेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 3, तो उसके अकॉर्डिंग 3D3 है क्रोमियम की, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड को देखेंगे कि लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो लो स्पिन के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स को भर दो। तो 3D के अंदर 3 बचे, तो स्टार्टिंग से ही हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। तो 3 थे, स्टार्टिंग से डबल करेंगे तो 1 2 और 1 सिंगल बचा है, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब कितने लिगेंड है, 6 है, तो 6 में याद रखना हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास 6 के अकॉर्डिंग 2 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनती है, या तो D2sp3 बनेगी या फिर sp3d2 बनेगी। अब ये D2sp3 बनेगी क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 खाली हैं डी के, तो हम 2 ही हमें चाहिए, तो मतलब ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही है। अगर 2 या 3 4 ऐसे खाली हो तो हम D2sp3 लेते हैं, अगर एक खाली हो तो उस केस में हम आउटर लेते हैं, यानी कि sp3d2 लेते हैं। इतना होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल आप खाली एक का ले रहे हो, जैसे 3D का एक ले रहे हो तो दोनों ही 3D के ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक 3D का ले लिया एक आप 4D का भर रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास खाली है तो मैं यहाँ से नहीं भरूंगी, मैं लास्ट से भरूंगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं भर सकती कि मैंने इस 2 को पहले भर दिया और फिर मैं इसको खाली छोड़ दूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है ना उसके अंदर अपने पास होता है dxy dyz और dzx, ठीक है। एक होता है dz स्क्वायर, एक होता है dx स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। तो इन तीनों की एनर्जी होती है बराबर, इन दोनों की एनर्जी होती है बराबर, इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इन दोनों की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, ठीक है, और बराबर होती है। तो उस केस पे हम क्या करते हैं, कई
एक्चुअल में क्या होता है कि बराबर नहीं होती इनकी, लेकिन इन तीनों से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लगभग हम इसको बराबर ही लेके चलेंगे। तो यही दोनों भरे जाएंगे। पहले 3 तो 2 छोड़, इन दोनों को हम भरते हैं। अब कहते हैं कि मैडम एक इसका ले सकते हैं, एक इसका नहीं। एक तो 3D का हो जाएगा, एक 4D का हो जाएगा। नहीं, या तो दोनों 3D के लो या फिर दोनों 4D के लो। तो मैं लास्ट वाले को लूँगी। अपने पास डी जेड स्क्वायर होता है, ये अपने पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने सेम एनर्जी के लेने हैं। 6 हैं तो 2 2 इसके अंदर भर दो। 6 भर दो, 1 2 3 4 5 6। तो कितने डी के कितने भरे गए? 2। तो मैं क्या लिखूंगी? D2। एस के कितना भरा गया? 1। तो मैं लिखूंगी एस। पी के कितने भरे गए? 3। 1 2 3 तो 3 लिखूंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अनपेयर्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैडम ने लिगेंड भरे तो डबल में क्यों भरे? अरे लिगेंड लोन पेयर देता है बेटा। लोन पेयर देने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, देता भी और शेयर भी करता है। तो 2 ही उसके पास लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को डबल डबल भरते हैं, ठीक है। और एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए भी हम इसको डबल डबल भरते हैं। तो दीज आर अनपेयर्ड, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक पैरामैग्नेटिक नेचर है। ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनेगा दिस, और चार्ज इसके ऊपर +3, तो +3 हमें लिखना पड़ेगा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल है, इसको आप खुद करके देखना, ठीक है। और इसको मैं दिखा रही हूँ, इसका आंसर भी पहले आप बिना देखे करके देखना, ठीक है। फिर आप आंसर अपना मैच करना। तो मैं इसका आंसर भी आपको दिखा रही हूँ, तो आप पोज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल है ये वाला, इसको भी आप करो और इसको आप देखो। पहले आप खुद करो, फिर आप आंसर मैच करो, और दिस एंड दिस, ठीक है। अब अपने पास आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमने किसके थ्रू निकाली है? वीबीटी के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने पास क्या आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर, उसको हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो द रिजल्ट कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय मेटल कॉम्प्लेक्स। वो जो रिजल्ट होगा वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन बताएगा? इंफॉर्मेशन बताएगा स्ट्रक्चर के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, किसके? मेटल कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। अब अपने पास आती है लिमिटेशन। पहले इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी पहली लिमिटेशन है कि वाइल द वीबीटी, ठीक है, जब वीबीटी टू ए लार्जर एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे यूज़ की गई, तो ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, उसने एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चर किया, मैग्नेटिक बिहेवियर किया, किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये वीबीटी ने एक्सप्लेन किया था। इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टकम्स, लेकिन उसने उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। तो पहले उसकी क्या लिमिटेशंस थी? इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशन, इसके बहुत सारे अजम्पशंस थे, इतने ज़्यादा अजम्पशंस नहीं होने चाहिए। दूसरा, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, उसने सिर्फ इतना बताया कि अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, इसने कोई भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं बताया, फॉर्मूला करके नहीं बताया, ठीक है, कि भाई अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, है ना, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। फिर है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, इसने कलर के बारे में नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। फिर इसने क्या नहीं बताया कि डज नॉट एक्सप्लेन या इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये काइनेटिक स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में नहीं बता पाया कॉम्प्लेक्स की। इट डज नॉट मेक एक्सेप्ट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग दैट, इसने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनिक स्ट्रक्चर के, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कॉम्प्लेक्स को। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, इसने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में नहीं बताया। हाँ, इसने कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स तो बता दिए थे कि 4-5 की ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, लेकिन इसने सब के बारे में नहीं बताया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इसने क्या क्या बताया था? साइनाइड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, ठीक है, अमाइन होता है, ठीक है, तो ये इसने बताए थे अपने पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि सबके बारे में ये नहीं बता पाता, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद अपने पास आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो उसके लिए तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज अपना इतना ही है, ओके।